अंदर एंटर हुआ कौमी असम्बली में तो एकदम से नारेबाजी हो रही है। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो को सबसे पहले मैंने देखा, वो जा रहे हैं जनाब और शदीद नारेबाजी हो रही है, GA भुट्टो एंड समथिंग, ठीक है, एक मामूल की चीज़ है। तो वो चले गए जनाब ऐवान के अंदर। अब मैं जो ओपोजिशन लॉबीज़ की तरफ गया, जहाँ से लोग एंटर होते हैं और हुकूमती लोग भी एंटर होते हैं, मैं वहाँ पे क्या देख रहा हूँ, कुछ मनाजर तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सका बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि मुनासिब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले मैं पार्लियामेंट हाउस में था, कौमी असम्बली का इजलास था, उसे कवर करने के लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ कानूनी मामलात भी थे। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए मैं इस वक्त के सिनेरियो को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि PTI की सारी टीमें कानूनी महाज पर भी और सियासी महाज पर भी फ्रंट फुट पर हैं, जबकि उनके मुखालिफिन जो है वो इन दोनों महाज पर बैक फुट पर हैं या आगे पीछे भागते नजर आते हैं। अगर कानूनी मामलात की बात करें तो वकला जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं, यानी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ सियासी मैदान यानी पार्लियामेंट से भी आज वॉकआउट हुआ हुकूमत का, यानी PTI के लोग मौजूद थे लेकिन हुकूमती लोग वहाँ से निकल गए। तो ये इस वक्त के हालात में ऐसा लग रहा है कि PTI डोमिनेट करती जा रही है और एक दो तरह के अलग अलग नैरेटिव इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। पहला ये कि सियासत का फैसला इमरान खान करेगा, ये एक अलग खबर है, इसका तज्जिया और इसकी डिटेल भी अभी मैं आपको बताता हूँ। सियासत का फैसला इमरान खान करेगा। और दूसरी तरफ तज्जिया और ख़बर ये कि नवाज शरीफ सिस्टम से आउट हो रहे हैं या हो चुके हैं, इसकी भी दिलचस्प डिटेल अभी आपको बतानी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज पूरा दिन क्या ऑब्जर्व करके आया हूँ, क्या देख के आया हूँ, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारा कुछ कि PTI की टीमें जो हैं वो इस वक्त फ्रंट फुट पर हैं। आज आपको पता है कि बुशरा बीबी के इद्दत और निकाह केस के मामले के हवाले से फ़ैसले का इम्कान था कि आज फ़ैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान के वकला, बुशरा बीबी के वकला तो अदालत में मौजूद थे, एक बार नहीं दो बार, लेकिन आज तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, हैट्रिक हो गई कि बुशरा बीबी के, इमरान खान के वकला अदालत में खड़े हैं लेकिन सरकारी वकील नहीं है। क्यों नहीं है अब ये मैं तो नहीं कह सकता वसूख से, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनके पास डिफेंड करने के लिए या अपने केस को प्रोसीड करने के लिए मवाद नहीं है, डाटा नहीं है या तैयारी नहीं है। तो ये कोई एक बार हो, दूसरी बार हो, आज मुसलसल तीसरी बार हुआ, बल्कि आज तो जज साहब ने ये कह दिया था कि मैं आज फ़ैसला सुना सकता हूँ या फ़ैसला किया जा सकता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो सरकारी वकील थे उनकी ठाठ बाट कुछ ऐसी है कि वो पहले समाअत 11 बजे होना थी, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे तक का टाइम दिया गया। सरकारी वकील जो 2 बार पहले पेश नहीं हुआ उसे आज फिर इतना ज़्यादा मौका दिया गया और फिर वो आए और आकर उन्होंने कहा मेरी तैयारी नहीं है, मुझे कुछ 4 हफ्ते का टाइम अभी और दें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये सज़ाएं सुनानी थी इन्हीं केसेस में तो यही प्रोसिक्यूटर थे, यही टीमें थीं और रात गए तक अदालतें लगीं, 11-11 घंटे तक समातें हुई और 5 दिनों के अंदर अंदर 3 केसेस में सजाएं सुनाई गईं। कोई छोटी मोटी सजाएं नहीं, 7 साल, 10 साल, 14-14 साल कैद की सजाएं सिर्फ 5 दिनों में सुनाई गईं। सीक्रेट जब ट्रायल हो रहा था तो सजाएं, और जब ओपन ट्रायल हो रहा है तो भागदौड़ जा रही है, वकला हाथ ही नहीं आ रहे, वो कह रहे तारीखें अभी दो, हमें लंबी लंबी तारीखें दो। तो ये इस वक्त हो रहा है। अब जो मैं कहता हूँ ना आपको कि सियासत का फैसला इमरान खान करेगा, इस हवाले से एक रिसेंट एग्जाम्पल आज फवाद चौधरी ने खुल के बात की, मतलब उनके ऊपर बड़ी सख्ती रही है और इतनी सख्ती के बाद लोग बहुत कम बोलते हैं या बहुत मोहतात होकर बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने खुल के 2-3 बातें की हैं। और सबसे पहले तो वो बात जो इस वक्त हेडलाइन है एक तरह से, जब उनसे पूछा गया कि आपके नाम के साथ क्या लिखें, PTI लिखें या नहीं लिखें, सहाफ़ी ने उनसे पूछा क्या आप PTI में है या नहीं है या किस पार्टी से है, तो उन्होंने कहा मेरी सियासत का फैसला तो इमरान खान करेगा, तो जो वो कहेंगे वैसा हो जाएगा। और इमरान खान ने भी एक आध दिन पहले की बात है जब उन्होंने ये कहा, एक आध हफ्ते पहले की बात है जब उनसे ये पूछा फवाद चौधरी के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी के ऊपर दबाव है कि वो मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाए या सुल्तानी गवाह बन जाए, इसलिए वो जेल में है। उस वक्त तक फवाद चौधरी जेल में थे, फिर अभी रिसेंटली रिहा हुए उसके फ़ौरन बाद ही। तो इमरान खान भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनको भी लगता है कि फवाद चौधरी जो है उनके ऊपर दबाव रहा।
लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की, हाँ आईबीपी की एक आध तकरीब में वो गए, लेकिन जिस अंदाज से गए या जो उनके तासुरात थे वो भी आपके सामने। और उसके बाद से अब तक इमरान खान के बारे में तो कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जिससे पार्टी वर्कर्स का दिल दुखे। उल्टा वो जेल में गए, सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर लीं। तो मेरा ख्याल है दोनों साइड से सॉफ्ट कॉर्नर है, और फवाद चौधरी की तरफ से तो खुल के ये सिग्नल आ गया ना कि मेरी सियासत का फैसला इमरान खान करेंगे। और ना सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि इन जैसे कई और लोग हैं जो मुंतज़िर हैं कि इमरान खान कोई उनको सिग्नल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चले नाम नहीं अभी लेता, जस्ट फॉर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन हालात में ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी में वापसी के लिए इमरान खान की तरफ से कोई सिग्नल आए। तो फैसले अभी इमरान खान ने बहुत सारे करने हैं, लेकिन वो तब होंगे जब वो ज़रा उनको स्पेस मिले या बाहर आए। तो फवाद चौधरी आज कह रहे थे कि टेम्परेचर कम करने के लिए बड़ा ज़रूरी है इमरान खान को बाहर लाया जाए, क्योंकि इमरान खान उनके बकौल वो भी ये कहते हैं, मानते हैं कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं और उनको जेल में रख के टेम्परेचर डाउन नहीं हो सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, कि उनको कम से कम जेल से बाहर ला के बातचीत की जाए। लेट्स सपोज बातचीत नहीं भी होती तो फिर ऑप्शन क्या है? फिर ऑप्शन है एहतजाज, तहरीक, और ये जो सारा इस वक्त चल रहा है मोमेंटम एक पूरा चल रहा है अपोजिशन इत्तेहाद का, आइन बचाओ तहरीक, आपको पता ही है चल रही है। तो वो जिन लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं वो डराने लग जाते हैं, उल्टा आगे डराते हैं। फॉर एग्जांपल बिलावल जरदारी और ख़ुद जरदारी साहब, वो ये कहते हैं कि ये जो एहतजाज करने वाले निकल रहे हैं इससे सिस्टम को ख़तरा होगा, और वो फिर कहते हैं कि होश के नाखुन लें वरना निज़ाम ही जाता रहेगा। तो इस वक्त पीटीआई के पास खोने के लिए क्या है? उनके पास तो मतलब नथिंग एट स्टेक है ना। एक खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, वो भी कोई ऐसी नहीं है कि अगर हाथ से गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनके पास वापस नहीं आएगा। वो उनका एक स्ट्रॉन्ग गढ़ बन चुका है। तो उनके पास इस वक्त खोने के लिए मुझे नहीं लगता बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। तो ख़तरा आपको होना चाहिए या परेशानी आपको होनी चाहिए। इससे पहले कि आप पीटीआई वालों को डराने बैठ जाएं कि देखिए आपके पास से ये सब कुछ भी चला जाएगा और निज़ाम को ख़तरा होगा, तो निज़ाम को ख़तरा होगा तो आपको भी ख़तरा होगा। सदारत आपकी भी है, हुकूमत आपकी भी है, मज़े आप भी ले रहे हैं पूरे सूबे में, इधर वफाक में, हर जगह पे। तो बैठना अगर है तो आपको पहल करनी पड़ेगी। सारा बोझ आप पीटीआई के ऊपर नहीं डाल सकते कि पीटीआई आए और बैठे और बात करें। तो अगर आपने माहौल बनाना है बातचीत का तो आपको दावत देनी पड़ेगी, और ये दावत भी सिर्फ बातचीत के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई इमरान खान आपसे डील मांग रहा है, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त डील की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद हो जाए। अगर कानून के मुताबिक अमल दरामद हो गया या कानून के मुताबिक उनके केसेस को देख लिया गया तो फिर ये केसेस कितने दिन और टिक पाएंगे। तो इसलिए डील की ज़रूरत नहीं है, उनको कानून की ज़रूरत है जिसके ऊपर अमल दरामद हो। अच्छा जी, अब आ जाइए एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आज विटनेस की है पार्लियामेंट हाउस में, वो मैंने आपको बतानी है। कौमी असम्बली का एक इजलास हुआ। अब यहाँ से मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें आज ऑब्ज़र्व की, और बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। ये कौमी असम्बली का जो इजलास था ये बेसिकली बुलाया गया था ऑपोजिशन अरकान की रिक्वेजिशन पर। अब रिक्वेजिशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि जब ऑपोजिशन के अरकान चाहें कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए तो वो सारे अरकान की एक मखसूस तादाद है, वो दस्तखत करके एक दरख्वास्त स्पीकर को जमा कराती है कि जनाब कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, हमने किसी खास एजेंडे पर बात करनी है। तो पीटीआई के अरकान ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एक रिक्वेजिशन जमा कराई कि इजलास बुलाया जाए कौमी असम्बली का। ये आइन के मुताबिक ज़रूरी है जब अपोजिशन ये रिक्वेजिशन जमा करा दे। तो उसमें एजेंडा क्या रखा गया कि ये जो 6 जजेस का ख़त है इसके ऊपर डिबेट होगी, ये एजेंडा रखा गया अपोजिशन की तरफ से, और होना भी ऐसा ही था। आइन और कानून के मुताबिक अगर ये इजलास बुलाया जाता तो उसमें जो एजेंडा अपोजिशन की जानिब से दिया गया उसके ऊपर बात होना थी। लेकिन आज जब मैं गया वहाँ पर तो अपोजिशन अरकान का एक इजलास चल रहा था, यानी बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और बाकी इनके जितने लोग हैं, इनका एक इजलास चल रहा कि आज ऐवान में इन्होंने किस तरह से प्रेजेंट करना है ये सारा मामला और कैसे एहतजाज करना है या 6 जजेस के मामले पर कैसे डिबेट करनी है। अभी ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही। और दूसरी तरफ इजलास के एजेंडे में क्या रख दिया गया? ओथ टेकिंग, यानी ये आसफा भुट्टो साहिबा जो है मुंतखब होके आई, इनसे ओथ टेकिंग आज होना थी, इनकी ओथ टेकिंग। तो मैं देख रहा हूँ जब मैं अंदर एंटर हुआ कौमी असम्बली में तो एकदम से नारेबाजी हो रही है। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो को सबसे पहले मैंने देखा, वो जा रहे हैं जनाब और शदीद नारेबाजी हो रही है, GA भुट्टो एंड समथिंग। ठीक है, एक मामूल की चीज़ है।
तो वो चले गए जनाब ऐवान के अंदर। अब मैं जो ओपोजिशन लॉबीज़ की तरफ गया, जहाँ से लोग एंटर होते हैं और हुकूमती लोग भी एंटर होते हैं, मैं वहाँ पे क्या देख रहा हूँ, कुछ मनाजर तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सका बिकॉज़ वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं कि मुनासिब नहीं है। वहाँ पर फूलों के बड़े बड़े थैले वो ला के रखे हुए और गैलरी सारी भरी हुई है। मुझे उस टाइम नहीं पता चला कि ये सारा कुछ क्यों है, बाद में पूछने पे पता चला कि ये आसफा भुट्टो के ऊपर फूल निछावर करने थे और ये सारी सिचुएशन थी। फिर कुछ लोग आ रहे हैं ऐसे ख़वातीन सी क्या कहने मतलब कि गैर सियासी ख़वातीन या गैर सियासी लोग जो हैं वो आ रहे हैं और उनको अंदर भेजा जा रहा है लॉबीज़ के थ्रू अंदर। जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद काम क्या है उनका कि अंदर जाके उन्होंने जियो भुट्टो के नारे लगाने हैं। कुछ एक दो ख़वातीन को रोका तो उन्होंने कहा कि जाने दें, हम तो स्पेशल आए इसलिए कि हमने जाके अंदर नारे लगाने, क्या कर रहे हैं आप, हमें रोक क्यों रहे हैं। वो गुस्सा कर रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी अंदर भेजा गया और फिर टीवी चैनल्स के ऊपर आपने शायद देखा हो कि क्या नारेबाजी हो रही थी किस तरह से। तो वो सारा ऐसे एक तरह से प्लान था कि पीछे से जो है वो उनके अपने लोग जो हैं वो जाएंगे और ऐवान में शदीद नारेबाजी होगी एंड सारा कुछ फिर उसी के मुताबिक हुआ। और जैसे ही ये हल्फ बर्दारी हुई, ओथ टेकिंग हुई, दस्तखत वगैरह हुए और इजलास मौखर हो गया। यानी जो अपोजिशन अरकान की रेक्विजिशन का जो एजेंडा था वो नहीं उसको लाया गया टेबल पे या उसके ऊपर बात नहीं की गई या उनको मौका नहीं मिल सका। क्या हुआ, ये जो इजलास पूरा बुलाया गया, पूरी कौमी असम्बली का इजलास, और इसमें क्या क्या कुछ आपको पता होगा शायद अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं कि कितने ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, कितने लोग, कितने MNAs, कितने TADA, कितना बिजली का बिल, कितने खानों का बिल और क्या क्या कुछ। ये आज बैरिस्टर गौहर बता रहे थे कि 6.5 करोड़ रुपए में ये कौमी असम्बली का इजलास पड़ा और उसमें डिस्कस क्या हुआ, उसमें चीज़ें नज़र क्या आई आवाम को, आसफा भुट्टो साहिबा की ओथ टेकिंग सेरेमनी। अब ये तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बना रहे हैं बैरिस्टर गौहर उनके नज़दीक, और वो कह रहे हैं कि ये सही तरीके से मुंतखब होके भी नहीं आई क्योंकि इनके मुकाबले में जो हमारे कैंडिडेट थे PTI के, बकौल बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि उनको ज़बरदस्ती विड्रॉ कराया गया और बिला मुकाबला ये मुंतखब होके आ गई। यानी उनकी जो शुरुआत है सियासी कैरियर की वो इस अंदाज से की गई। तो ये आज माहौल था बड़ा मैं देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मौरूसी सियासत, और चले मौरूसी सियासत एक फैमिली तक या उनके अपनी पार्टी तक रहती है, लेकिन ये नेशनल लेवल पर एक पूरा कौमी असम्बली का इजलास हुआ, स्पीकर आए, अरकान आए, स्टेज सजा, सारा कुछ हुआ। और हुआ क्या, ओथ टेकिंग। एनीवेज PTI के अरकान आए बाहर, उन्होंने अपनी फुल चार्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सब लोगों ने, और इसको उन्होंने जिस तरह से हो सकता था अपने अल्फाज में कंडेम किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। ये जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि सियासत का फैसला इमरान खान करेगा वर्सेस क्या नवाज शरीफ सिस्टम से आउट हो गए। तो नवाज शरीफ सिस्टम से आउट हो गए वाली मिथ क्या है, वो ये कि नवाज शरीफ साहब से कुछ सहाफ़ियों ने चंद दिन पहले इफ्तार पे एक मुलाकात की। उनमें काफ़ी सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनमें सबके नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई, मुजीब शामी थे, सलमान गनी थे, फिर वो इमरान खान के जो भांजे हैं गिरफ़्तार हुए मिलिट्री कोर्ट्स में, उनके वालिद हैं न्याजी साहब, मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो थे, और भी कुछ लोग थे। तो उसके बाद एक कॉलम छपा अखबार में, और उस कॉलम में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने वाले सलमान गनी का तज्जिया और फिर साथ में एक दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं हसन रज़ा, उनका भी तज्जिया शामिल किया गया। अब इस तज्जिए में से जो हेडलाइंस हैं जो अखबार ने लगाई हैं, मैं जल्दी से वो पढ़ के बताता हूँ, फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ूंगा। हेडलाइन में वो लिखते हैं कि नवाज शरीफ को कोट करके कि कौन सी कारकर्दगी है जो अवाम से मिलूँ, महंगाई में कमी के लिए शहबाज शरीफ को टास्क दे दिया है। फिर उन्होंने हेडलाइन लगाई है कि सब बंदोबस्त हो चुका था, पता चल गया था कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, क्या मैं शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब जाते अच्छा लगता हूँ, बंधी हुई हुकूमत है और हम उसकी नोज़ल हैं। ये तज्जिया दिया गया है उन्हीं सहाफ़ी की तरफ से जिन्होंने उनसे मुलाकात की है। अब आगे तज्जिए में वो डिटेल शामिल करते हुए जो उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं, बताया उन्होंने कि नवाज शरीफ सियासत का महवर है, दिस एंड दैट, और जो भी है उनका एक किरदार रहेगा। लेकिन
वो ये भी लिखते हैं कि नवाज शरीफ वाक़तन सियासी महाज पर पसपाई इख्तियार कर चुके हैं। इस अमर का तज्जिया ज़रूरी है कि नवाज शरीफ वाक़तन सियासी महाज पर पसपाई इख्तियार कर चुके हैं। फिर उन्होंने उनके माजी की डिटेल बताई, वो पनामा वाला सारा जजेस वाला केस के वो नवाज शरीफ के जहन पे अभी भी सवार है और वो क्या चाहते हैं। फिर थोड़ा सा हिस्सा इसका हसन रज़ा का मैं शामिल करता हूँ। हसन रज़ा जो दुनिया न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ भी हैं गालबन, वो ये कहते हैं, या रिपोर्टर हैं, सीनियर ही हैं, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हुकूमत बंधी हुई है, हम तो नोज़ल हैं। मुझे बताया गया और पहले ही पता चल गया था कि सब बंदोबस्त हो चुका है और पता चल गया था कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं क्या मुंह लेकर अवाम से मिलूं। मोतबर ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को टास्क दे दिया है, अगर इस पर काम ना किया तो सख्त रिएक्शन आएगा। फिर एक सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि क्या मैं शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब जाता अच्छा लगता हूँ, इस तरह जाना मुनासिब नहीं। शहबाज शरीफ ने बहुत मजबूर और तंग किया कि आप चलें, लेकिन मैंने जाने से इनकार किया। नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग अवाम की बड़ी सियासी जमात है, इंशाल्लाह कदम जमाएंगे। तो और फिर शाहिद खान अब्बासी के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों, तो ये उनसे जो मुलाकात करने वाले सहाफ़ी हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ ना तो पार्टी रहनुमाओं से उस तरह मुलाकातें कर रहे हैं, ना वो सियासी मंजरनामे पे आ रहे हैं, और वो ख़ुद को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो सिस्टम से आउट होते जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर वो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए पुरुमीद है। जो सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, मुलाकात करने वाले, वो ये कहते हैं कि इस हकीकत का इदराक करना भी ज़रूरी है कि नवाज शरीफ सियासी महाज पर पसपाई इख्तियार कर चुके हैं। क्या डिटेल्स हैं इसके ऊपर फिर और भी बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।